पिछली बार हमने डायपोल के बारे में और डायपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल के बारे में, और उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया था कि डायपोल इन एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। साथ ही साथ एनी पॉइंट के लिए भी एक कंडीशंस आती हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आइडियल डायपोल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइडियल डायपोल के केस में क्या होता है, जो लेंथ होती है दोनों डायपोल के बीच की, दोनों मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की, दिस वन टेंड्स टू जीरो, ये लगभग टेंड्स टू जीरो होता है। और चार्ज जो होती है क्यू, जो चार्ज है दोनों की, वो चार्ज जो है वैसे केस में लगभग इनफाइनाइट, मतलब चार्ज काफी बड़ा होता है उस दोनों के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो होती है, जबकि चार्ज जो है वो इनफाइनाइट मानी जाती है। तो ऐसे केस जो डायपोल बनता है, तो फार्मूला जो होती है, फार्मूला आपको पता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2a या 2l लिखते हैं यहाँ पे, अगर डिस्टेंस 2l माना है तो 2l लिखोगे। तो इस तरह से जो फार्मूला होता है Q इंटू 2l, ये इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू होती है, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो उसकी डिफिनेशन को भी हम समझेंगे। दैट मीन्स क्लियर सी बात है कि विच गिव्स द डेफिनिट वैल्यू एंड हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन देम टेंड्स टू जीरो व्हाइल द चार्ज इज ऑलमोस्ट बिहेव लाइक इनफाइनाइट। तो इसको आप बोलते हो आइडियल डायपोल, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल देखना है, तो एक तरफ आप, जैसे यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ मैं, एक तरफ माइनस ले रहे हो, दूसरी तरफ आप प्लस ले रहे हो, तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आपने ले लिया, जिस तरह से ये डायपोल फॉर्म कर दिया यहाँ पे आपने। और डायपोल के बाद यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो, अब ये पॉइंट यहाँ पे एक्सिस में ही एक पॉइंट, मतलब इस लाइन के एक्सिस में, ये लाइन जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाती हुई, इसी लाइन के अलोंग एक पॉइंट P यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है। और पॉइंट P जो है इस मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट आप देख रहे हो, मिड पॉइंट O, इससे R डिस्टेंस पे हमने लिया हुआ है। तो मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, जबकि आपको पता है अच्छे से कि डायपोल की जो एक्चुअल लेंथ होती है 2L होती है, दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की एक्चुअल लेंथ इतनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्लस क्यू के कारण, ये प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी प्लस क्यू के कारण। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू आप लिख सकते हो इसको E प्लस क्यू, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू के कारण जो होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू, माइनस के तरफ, मतलब P से माइनस क्यू के डायरेक्शन में होगी। तो P से माइनस क्यू के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको आप लिखोगे यहाँ पे E माइनस क्यू। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया, E माइनस क्यू आपने लिख दिया यहाँ पे। अब दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो ये एक तरह का रिजल्टेंट फील्ड है। तो आप देखो जो डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे, जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से P तक की जो डिस्टेंस होगी वो R माइनस L की, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, मिड पॉइंट से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो R है, और इसमें O से Q तक की जो डिस्टेंस है वो L है। तो R माइनस L करोगे तो वो डिस्टेंस आपको मिलेगी प्लस Q से P तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे कि भाई ये जो डिस्टेंस है R माइनस L के लिए, ये प्लस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस होगी। उसी तरह से माइनस Q से जो P पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो होगी R प्लस L की, क्योंकि मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस पॉइंट P तक की R है, और इसके बाद मिड पॉइंट से माइनस Q तक की जो डिस्टेंस है वो L है, तो वो हो जाएगी आपकी R प्लस L की। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर में R प्लस L, इसकी डिस्टेंस माइनस Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा डायग्राम यहाँ पे हमारा क्लियर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमें आगे करना है इसके लिए, वो देखिए डायग्राम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखनी है, आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है प्लस क्यू, चूंकि ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से P की ये थोड़ी कम है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू के कारण होगी वो राइट साइड डायरेक्शन में है, जिसको ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू जो है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है। चूंकि प्लस क्यू पॉइंट पी से ज्यादा क्लोज है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू पॉइंट पी से जो है लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है कंपेयर टू द प्लस क्यू। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, राइट। अब ये आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं, हमने तो लास्ट टाइम ये स्टडी किया था, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू के लिए फॉर्मूला यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। तो अगर प्लस क्यू की बात कर लें तो प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास ये दी हुई है आर माइनस एल की। तो इसी माइनस आर माइनस एल के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस प्लस क्यू पहले देख लेते हैं। दिस वन इज इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो किस डायरेक्शन में है, तो राइट साइड है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने राइट साइड। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू देखोगे, ये किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होगा, ये देखो लेफ्ट साइड, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा E माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे ये कर दिया। ये किस डायरेक्शन में है, तो ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है। तो आप इसको लेफ्ट साइड डायरेक्शन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड। तो ये हो गया लेफ्ट साइड, राइट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लेफ्ट साइड ही, राइट साइड होगी, क्योंकि राइट साइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे जैसा हमने देखा E प्लस क्यू की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू ज्यादा है E माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होगी, राइट साइड डायरेक्शन में होगी। तो राइट साइड डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो आप लिखोगे E रिजल्टेंट इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। तो ये इस तरह से E रिजल्टेंट आप यहाँ पे इसका निकाल सकते हो। आइए देखते हैं E रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। डायग्राम सामने में रखेंगे ताकि काम हमारा होता चले जाए। तो E रिजल्टेंट इक्वल टू आप लिखोगे E प्लस क्यू की वैल्यू E के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये E प्लस के की वैल्यू को हमने रख दिया पहले, उसके बाद प्लस में, लेकिन यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हो ये माइनस है तो मैग्नीट्यूड आपने माइनस में लिया है, तो यहाँ पे इसलिए प्लस की जगह पे माइनस हमने यूज कर लिया। और के क्यू बाय ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो वहां पे हम लोग आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो दोनों का अब कैलकुलेशन करना है। तो दोनों में देखिए के क्यू जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो आप के क्यू दोनों में कॉमन ले लिया आपने, 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखोगे। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद अब एलसीएम लेने की जरूरत है। तो एलसीएम जैसे आइडेंटिटी के बेसिस पे एलसीएम लेते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर की जो बनेगी वो होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और ऊपर में जब एलसीएम आप लोगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर को आप स्प्लिट करोगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो पहला वाला ये पार्ट प्लस 2RL, इस तरह से ये हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे के लिए बात करोगे तो यहाँ पे माइनस को भी मैं यूटिलाइज करना चाहूंगा साथ में। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर के लिए भी आप आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस को भी इसके साथ यूटिलाइज कर रहे हो तो इसलिए माइनस ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर लिख देता हूँ और फिर माइनस 2RL होना है, लेकिन ये माइनस उसके साथ लगेगा तो ये प्लस 2RL हो जाएगा। तो इसको एक ही साथ प्लस 2RL में लिख देता हूँ। आप देख सकते हो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस वाला और आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2RL और ये 2RL, मतलब आपके पास रह गया 4RL। तो ऊपर की तरफ आपके पास रह रहा है 4RL, के क्यू 4RL और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पे रह रहा है आपके पास। अब अभी भी आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम एक केस भी लेंगे और ये 4RL को मैं स्प्लिट करूंगा। 4 को मैं 2 से एक बार 2L लिखूंगा और 2L इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले केस में मैं वहां पे थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक के लिए हमारे पास एक्सियल के लिए आई है, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एक बॉक्स में डाल दिया मैंने।
अब दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो के क्यू इंटू 2L। देखो ये क्यू लिखा मैंने और 2 लिया, इससे इस 4 से मैंने 2 बाहर कर लिया और L ले लिया, तो अभी ये 2R हमारे पास बच रहा है इसके साथ, तो इंटू में 2R भी यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, ये 2R लिख दिया और नीचे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर तो है ही, तो इसको भी मैंने नीचे कंप्लीट कर दिया। अब Q इंटू 2L क्या होता है बता सकते हो? Q इंटू 2L 100 P। P, राइट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसको मैं P से लिख देता हूँ। देखिए K इंटू P और 2 को मैं, ये वाला 2 जो है इस 2 को मैंने आगे कर दिया, 2KPR अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया एक्सियल के लिए। लेकिन अभी का एक कंडीशन हमें देखना है। कंडीशन क्या, केस है हमारे पास क्या, कि जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R क्या है और L क्या है डायग्राम में आप देख लो पहले एक बार। तो R पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो मिड पॉइंट से आपने लिया था, ये देखो पॉइंट P है, इसके मिड पॉइंट से, डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है R। ये R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, L मतलब किसी भी मिड पॉइंट से किसी एक साइड के चार्ज की डिस्टेंस। जब ऐसा हो कि R बहुत बड़ा हो L से, तो ऐसे केस में आप L को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अब हमारे पास नेग्लेक्ट करने का काम है, क्योंकि ये स्पेशल केस का पार्ट है। तो R इज वेरी ग्रेटर देन L अगर आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट, क्योंकि L स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है, तो एज कंपेयर टू द R स्क्वायर, राइट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए क्या होगी, ई एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है आपके पास, वो बनेगी, देखो यहाँ पे L को अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो R पे पावर 4 हो जाएगा। तो पूरा चीज वैसे ही लिखना है 2kp/r, है ना। और नीचे में देखो R पे पावर 4, सबसे पहले मैंने R पे पावर 4 लिख दिया, क्योंकि L को मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। ऊपर में 2kpr आएगा, तो ये लिख दिया मैंने 2kpr। अब देखो यहाँ पे एक R कैंसिल हो रहा है, नोमिनेटर के और डिनोमिनेटर का एक R कैंसिल हो रहा है, तो नीचे हमें आपके पास बच रहा है R3। तो स्पेशल केस में ई एक्सियल की कंडीशन में आपके पास जो फार्मूला आएगा वो कितना आएगा, 2kp/r3। ये अभी भी डायरेक्शन क्या है, राइट साइड डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्सियल केस में, वो राइट साइड की डायरेक्शन होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये रेड वाला लाइन से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी राइट साइड में है। और डायपोल क्या होता है, डायपोल भी निगेटिव से पॉजिटिव है। तो यह तो आप आंसर में लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, या तो आप आंसर में लिख सकते हो इट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये दोनों ही आंसर हो सकता है, ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरा जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो यहाँ पे देखो आप डायपोल आपने लिया, -q और +q ले लिया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो r डिस्टेंस पहले नीचे हुआ करता था एक्सियल में, अब ये बिल्कुल दोनों ही चार्ज के मिड पॉइंट में परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे देखो आप +q के कारण, अब ये पॉइंट हमने P कहाँ पे कंसिडर किया है, इस तरफ पॉइंट कंसिडर कर रखा है। तो इस +q के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट P ड्यू टू +q, तो इसको E+q से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो यहाँ पे आपने E+q से, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे E-q से। तो ये आपने E+q और E-q से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए इससे पहले कि मैं डायग्राम को और आगे दिखाऊं, मैं कुछ चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चूंकि दोनों की इंक्लाइनेशन ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों की इंक्लाइनेशन जो है सेम होगी। मतलब P से -q की जितनी इंक्लाइनेशन है, P से +q की भी इंक्लाइनेशन सेम होगी, इसलिए दोनों तरफ जो एंगल बनेगा ये सेम एंगल बनेगा, वो एंगल बनेगा आपका थीटा, ठीक है। और साथ ही साथ देखो E+q की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और E-q की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, दोनों के बीच का एक लाइन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप एक एक 1 बाय 1 मैं दिखाऊंगा। पहले इंक्लाइनेशन दोनों की मैंने दिखा दी आपको, देखो सकते हो आप यहाँ पे दोनों की इंक्लाइनेशन थीटा बन रही है। अब मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो रेड मार्क से मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड +q और -q के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दिखा रहा हूँ।
और डायपोल की डायरेक्शन आपको अच्छे से पता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। मैंने कई बार इस चीज को रिपीट कर दिया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? इट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। और अब सवाल है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, सेम एंगल इस जगह पे बनेगा। मैं थोड़ा डायग्राम को ऊपर करता हूँ तो समझ में अच्छी से आएगा। आप देख रहे हो प्लस क्यू की तरफ जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल ऊपर में ई प्लस क्यू और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनेगा, वो भी एंगल सेम होगी। अब ये क्यों सेम होगी? क्योंकि दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से होगा, ठीक है। और उसी तरह से माइनस क्यू वाला जो है ये एंगल है थीटा, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट और ई माइनस क्यू के डायरेक्शन का जो है ये दोनों एक साथ होगा। यहाँ पे भी सेम एंगल बनेगी, ये बनेगी ऑल्टरनेट एंगल से। देखो ये जेड, जस्ट लाइक जेड शेप में, इस तरह से देखा जाए तो ये जेड शेप में, और ऐसे केस में ये एंगल और इसके नीचे वाली ये एंगल जो बनेगी ये बनती है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। तो दोनों एंगल यहाँ पे थीटा बनेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू पहले ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो जो मेजर पार्ट है हमारा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका कंपोनेंट क्या होता है। प्लस क्यू का कंपोनेंट कौन कौन सा है? तो प्लस क्यू रिजल्टेंट के डायरेक्शन में चूंकि थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू जो है वो बनाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, और इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट प्लस क्यू के, यहाँ पे कितने कंपोनेंट होंगे? यहाँ पे प्लस क्यू के दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो वो दोनों कंपोनेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो ई प्लस क्यू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे आपने लिख दिया ई प्लस क्यू कॉस थीटा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं ताकि ऊपर में जो आप लिखोगे ई प्लस क्यू साइन थीटा, तो ये दो कंपोनेंट आपको प्लस क्यू के मिल गए। रिजॉल्व कर दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू को, तो आपके दो कंपोनेंट मिल गए, एक प्लस क्यू और एक दूसरा प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक उसके ठीक परपेंडिकुलर प्लस क्यू साइन थीटा। उसी तरह से अगर सेम वे में अगर आप माइनस क्यू को रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट में, तो वो भी यहाँ पे दो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व होता है आप देख सकते हो। अलग कलर से यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ई माइनस क्यू मैंने लिख दिया माइनस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो है ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे दोनों को हमने रिजॉल्व कर दिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया उसको कंपोनेंट में, राइट। जो मैग्नीट्यूड की वाइज बात की जाए ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज जितनी वैल्यू ई प्लस क्यू की होती है उतनी ही वैल्यू ई माइनस क्यू की भी होती है। यहाँ पे आप देखते रहो ई प्लस क्यू जो मैंने लिया है और ई माइनस क्यू मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होते हैं। तो ई प्लस क्यू का जो मॉडुलस है दिस वन इज इक्वल टू ई माइनस क्यू। अब ई प्लस क्यू कितना है? तो ई प्लस क्यू फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आपको कहां से कहां तक लेनी होगी, तो इस पी पॉइंट से इस प्लस क्यू की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ये अगर एल है और ये आर है, तो ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होगा। तो आप यहाँ पे इसको दिखा दो, पाइथागोरस लॉ से ये वाला जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस तो आपका ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इस जगह पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरह से माइनस क्यू की बात कर ले, तो माइनस क्यू के लिए भी जो वही फॉर्मूला होगा के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसके लिए भी, इस साइड के डिस्टेंस के लिए भी बात की जाए तो ये एल है और ये आर है, तो ये भी यहाँ पे भी इस हाइपोटेन्यूज की सेम वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, अब यहाँ पे सेम चीज दिखा दिया आपने, दोनों सेम आ गया, ठीक है, दोनों सेम आ गया, ये कैंसिल नहीं किया हमने, ये यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो आप यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ये देखो मैंने बताया था आपको कि जैसे प्लस क्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो एक अपर डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक लोअर डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ई प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू द ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जब इस दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो इस दोनों का कोई सेंस नहीं रह जाता, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाता है कि दोनों ही लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड का ये पार्ट रह जाता है जो एड अप हो जाएगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें इसी के बारे में सिर्फ बात करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
चूंकि ये मैं एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, दोनों डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड में है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही माइनस ले लिया है, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। यह तो आप, चूंकि जैसा आपको पता है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इक्वल हैं, तो या तो आप दोनों के लिए लिख सकते हो 2e प्लस क्यू कॉस थीटा, या दोनों के लिए लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ e माइनस क्यू कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2e माइनस क्यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है e प्लस क्यू का, e माइनस क्यू का, तो माइनस क्यू का फॉर्मूला तो यही है के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लीजिए इसको भी आप लिख लो। तो अब देखो इसकी स्क्वायरिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटा के कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रह गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और कॉस थीटा, आइए इस ट्राइंगल में देखते हैं कॉस थीटा को। कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, पी ओ और प्लस क्यू का ले लो, या पी ओ माइनस क्यू का ले लो, दोनों में ही आपको कॉस थीटा की वैल्यू देखनी है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस आपके पास एल है और हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो एल बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। और इसको यहाँ पे आप लिख दो, कॉस थीटा की वैल्यू लिख दो, देखो तो यहाँ पे एल बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। तो ये एक एल स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ यहाँ पे एल होगा, क्योंकि अगले स्टेप में मैं इसको स्किप कर देता हूँ। देखिए तो अब यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे ई प्लस क्यू, हटा दिया मैंने, देखो यहाँ पे हटा दिया मैंने, के पी बाय आर स्क्वायर। अब देखो 2q इंटू एल, 2q और एल ये फिर से p बन जाता है, और के पी, तो ये के पी हो गया, तो के पी बाय ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। तो इस तरह से आप यहाँ पे 3/2 लिख सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है ना, इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसमें भी आप कहोगे कि स्पेशल केस क्या है, इसमें भी होगा क्या, तो देख लेते हैं। बिल्कुल होगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल करोगे आप, जब आर बहुत ही बड़ा होगा एल से, तो उस केस में ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला होगा, इस केस में भी आप क्या करोगे, एल को इग्नोर करोगे, एल को नेग्लेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आर पे पावर आर स्क्वायर पे पावर 3/2, जिससे ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो सिर्फ आर पे पावर 3। तो ई इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला हो गया के पी बाय आर क्यू का फॉर्मूला हो जाता है। कभी कभी हमारे पास 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ई एक्सियल टू ई इक्वेटोरियल, या फिर ई इक्वेटोरियल टू ई एक्सियल, अदरवाइज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, ये रिलेशन भी हमारे से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ई एक्सियल इक्वल टू है आपके पास 2kp बाय आर क्यू, होता है ना ये फॉर्मूला। अभी आपने ई एक्सियल का फॉर्मूला देखा था, मैं ऊपर से दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए यहाँ पे ई एक्सियल के लिए फॉर्मूला आपने निकाला था 2kp बाय आर क्यू। ये एक स्पेशल केस को लेके था, जब समय आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल था। और ई इक्वेटोरियल की बात करें तो ई इक्वेटोरियल का भी जो स्पेशल केस था आपके पास, वो सामने में यहाँ पे आपको दिख रहा है kp बाय आर क्यू का है। तो ये दोनों को जब आप लेते हो तो यहाँ पे देखो kp बाय आर क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ई इक्वेटोरियल, तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल हो जाना है, तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो इस तरह से ये दोनों इसके रिलेशंस आ जाते हैं, जो पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में आपके लिए। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट देखना है ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसके डेरिवेशन के बाद आपके पास ऊपर के जो पहला आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल निकाला, वो दोनों कॉन्सेप्ट इसके साथ यहाँ पे वो दोनों भी क्लियर हो जाएगा। तो आप कंसीडर करोगे एक इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे है, और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल तो आपको पता ही है, नेगेटिव से डायपोल मोमेंट जो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और एक सेंटर यहाँ पे आप मान लो कि पॉइंट ओ मान लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ पॉइंट जो मिड पॉइंट है डायपोल का, है ना, और वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आपको जो लेनी है, जैसे कि एट एनी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे कुछ ऐसा इंक्लाइनेशन दिखा देना है कि न एक्सियल है न इक्वेटोरियल है, कुछ ऐसा एक पॉइंट हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट पी इस जगह पे मान लिया, ये पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट पी है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। और ये डिस्टेंस अभी भी क्या है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर का डिस्टेंस है। जो स्मॉल डिस्टेंस, जो आर का स्मॉल आर का डिस्टेंस कभी
एक्सियल में इस तरफ हुआ करता था और इक्वेटोरियल में कभी एक्सियल में जैसे आपने देखा इस तरफ है, और इक्वेटोरियल में क्या होता था, यही आर जो डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हो, यही आर घूम के ऊपर में परपेंडिकुलर में आ जाया करता था। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल होता था। उसी तरह से ये अब एनी पॉइंट के लिए है, तो ये एनी पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में है जो कि एंगल बना रहा है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये एक एंगल बना रहा है, एंगल बन रहा है आपका थीटा। इस डायपोल के साथ, डायपोल की डायरेक्शन तो आपको पता है ना, डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डायपोल की डायरेक्शन है। तो इसके साथ एंगल बना रहे हैं ये थीटा। तो थीटा एंगल बना रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, देखो यहाँ पे P है, ये O है, ये B है। तो पहली सबसे पहली चीज मैं लिख देता हूँ, एंगल POB दिस वन इज इक्वल टू थीटा। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं हम लोग। थीटा है द डायपोल मोमेंट ऑफ P। अब ये जो डायपोल मोमेंट है P, जो कि आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में है, देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है P, ये P इस डायरेक्शन में है। तो ये डायपोल मोमेंट जो है रिजॉल्व होगा टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये रिजॉल्व होना है। कैसे, वो चीज यहाँ पे ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ पहले, है ना। मैंने लिख ही दिया है कि क्लियर सी बात है कि दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो पहला P cos थीटा, P cos थीटा किस डायरेक्शन में है, तो एरो मार्क से मैंने दिखाया है इस तरफ। ये आप इसको लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने A B लिखा था, तो आप यहाँ पे आप इसके लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए A1 और B1 मैं लिख देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाएगा कि पहला कंपोनेंट जो है cos थीटा का आपने यहाँ से लिया है, ये A1, और यहाँ पे पॉइंट B1 मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने पॉइंट P लिया है, तो जिसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। तो डायपोल की डायरेक्शन किधर है, तो डायपोल की डायरेक्शन तो ये वाली है जिसको आप P दिखा रहे हो, तो ये डायपोल की डायरेक्शन है। तो इसलिए ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका P cos थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या बनाएगा, P sin थीटा बनाएगा। तो अभी तो पहला वाला आपने दिखा दिया, उसी तरह से दूसरा दिखाओगे तो दूसरा आप ड्रॉ कर दो इस तरफ। मैं दूसरे कलर से करता हूँ। अब इन्हें दिखाया, ये डायपोल की डायरेक्शन है P, और आप देखो किस डिस्टेंस में ले रहे हो, यहाँ पे मिड पॉइंट से P पॉइंट पे, मिड पॉइंट से P की तरफ, मतलब R आप मूव कर रहे हो इस तरफ, ठीक है, ये आप इस तरफ मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे इसमें एंगल कितनी बन रही है, तो एंगल बन रही है, आपने क्या बोला है, यहाँ पे एंगल बन रही है थीटा, ठीक है, ये एंगल बन रही है थीटा। तो P जो है इस तरफ जो थीटा बना रहा है, तो वो क्या होगा, P cos थीटा होगा ना। यस सर। जो एंगल की तरफ बना रहा है तो P cos थीटा होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि जी देखो ये डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, माइनस से प्लस Q की तरफ, और जो एंगल बन रही है यहाँ पे R बन रहा है ना, ये R बन रहा है। तो R जो पोजीशन है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके डायरेक्शन में ये क्या बन रहा है, ये P cos थीटा बन रहा है, राइट। अब P cos थीटा की बात है तो स्टेटमेंट में मैं यहाँ लिख देता हूँ along A1 B1, A1 B1 लिख सकते हैं अब यहाँ पे, तो along A1 B1। अब तो ये ज्यादा क्लियर हो गया क्योंकि स्टेटमेंट में आ गया आपके पास। उसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है आपका वो क्या है, वो आपके पास P sin थीटा है ना। तो P sin थीटा, और ध्यान रखना ये स्मॉल p की तरह ट्रीट करना, ये कैपिटल P की जो पॉइंट ले रहे हैं उसको कैपिटल P की तरह ट्रीट करना। तो ये किस डायरेक्शन में है, तो along, अब यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा दूसरा हमें, तो दूसरा डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, जो कि इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर दिखेगी अब आपको। तो इस पॉइंट को मैं मानने जा रहा हूँ यहाँ पे A2 B2, ये A2 और ये B2। तो जिस डायरेक्शन में हमने लिया था उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर आप लिख दो along A2 B2 which is perpendicular to A1 B1। तो A1 B1 के ये परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर के लिए आप कंपोनेंट क्या लेते हो, तो परपेंडिकुलर के लिए उसके साइन थीटा का कंपोनेंट लेते हो, तो यहाँ पर आपने साइन थीटा मेंशन कर दिया, राइट। और एक मतलब जो हमारा डायपोल था, डायपोल को दो डायरेक्शन में मैंने ले लिया, चूंकि एंगल एक पर्टिकुलर एक एंगल हमने दिखा दी है, जिस एंगल की डायरेक्शन में डायपोल को दिखा रहे हैं उसको cos थीटा ले रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर में हम दिखा रहे हैं तो हम उसको साइन थीटा ले रहे हैं। बस इतना सा काम हमने किया है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो आपके इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखा जाए, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इसके अलोंग के डायरेक्शन में है, इसको आप E1 लिखने जा रहे हो, तो इसको E1 लिख लिया हमने। ये पॉइंट P था हमारा, यहाँ पे पॉइंट P है ही, ये देखो हमने दिखाया पॉइंट P। अब इस पॉइंट P के अलोंग देखा तो हमने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया,
और इसके परपेंडिकुलर की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E2 से लिखना है। तो इसको मैं E2 लिख रहा हूँ, ये E2 है। यहाँ पे K मान लिया हमने, एक पॉइंट मान लिया, और इस जगह पे L मान लिया। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा की तरह जैसे हम लोग लेते हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के बीच का जो एक एंगल बन रहा है, उससे मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लीजिए, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को लास्ट टाइम भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ ई से कंसीडर किया था, तो इसको ई से मैं लिख देता हूँ, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहाँ पे दोनों पॉइंट पे इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन किया और दूसरे को इस पॉइंट पे ज्वाइन किया, तो इसी को यहाँ पे के और एल इस पॉइंट पे भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से देख चुके हो, डायग्राम में भी समझ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो चुकी है। तो एक्सियल के लिए आपने देखा जो हमने लिया हुआ है वहां पे E1 लिया हुआ है। तो E1 क्योंकि डायपोल जो है उसी डायरेक्शन में है, तो E1 को हम लोग मॉड में ले रहे हैं और E1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, जो कि A1 B1 डायग्राम में आपने देखा था, है ना। तो A1 B1 के डायरेक्शन में अगर पॉइंट P को देखा जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो होगी P ड्यू टू डायपोल जो होगी वो होगी 2P cos थीटा अपॉन में 2kp cos थीटा, k भी लिख देता हूं मैं क्योंकि लास्ट टाइम जो फॉर्मूला, फिर बार बार इसको लिखने से अच्छा है यहाँ पे ही लिख दूं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2kp cos थीटा अपॉन में आर क्यू। इससे क्या होगा, मुझे k की वैल्यू लिखने की उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये किस डायरेक्शन में है, तो अलोंग P से K की तरफ। मैं अभी डायग्राम की तरफ मूव करता हूँ, देखो आप, तो ये देखो आप, P से K की तरफ, मतलब ये वाला E1 जो मैंने दिखाया है P से K की तरफ। अब मैं इसी के साथ एक्सियल वाली भी बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हो एक्सियल में देखो यहाँ पे आपने जो निकाला था E एक्सियल 2kp बाय आर स्क्वायर निकाला था, यही हमने, तो 2kp बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास वही है, एक्सियल में 2kp ही है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो 2kp तो हमने लिया है, और यहाँ पे p का कंपोनेंट है सिर्फ 2kp cos थीटा बाय, और यहाँ पे आर स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आर क्यूब लिखा है, देखो ऊपर आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, फिर से देख लो एक बार, तो ये देखो आप 2kp बाय आर क्यूब होगा। यहाँ पे भी मैं आर क्यूब चेंज, है ना, ये भी 2kp बाय आर क्यूब है, और वहां पे भी 2kp बाय आर क्यूब, तो दोनों चीज मैंने यहाँ पे देख लिया 2kp बाय आर क्यूब, राइट। तो उसी तरह से मैं E2 की बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो कि परपेंडिकुलर आप ले रहे हो यहाँ पे, है ना। परपेंडिकुलर में क्या है, तो आपको तो पता है परपेंडिकुलर के लिए आपको अब इस बार क्या करना पड़ेगा, तो 2 तो नहीं है यहाँ पे, 2 टाइम्स नहीं है, तो 2 तो लिखेंगे नहीं, KP साइन थीटा और बाय आर क्यूब। अब बड़े आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हो, और किस डायरेक्शन में है, तो अलोंग PL, P से L की तरफ, जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू PK, परपेंडिकुलर टू PK, P से K पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। देखो PK मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ये P से L, जो PK ये है, PK पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से देखा जाए तो ये इस पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इस तरह का कंपोनेंट जो है इसको साइन थीटा में ले रहे हो आप, ये साइन थीटा का कंपोनेंट होगा, और ये वाला कॉस थीटा का है, तो दोनों को यहाँ पे हमने देख लिया। अब बात करते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये सारा काम तो हमने कर लिया। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो जैसे कि वेक्टर्स सम में आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जब दो चीज परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर के लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालते हो ना वहां पे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर, यहाँ पे E1 है तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और मैं वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर के लिए भी फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद होगा तो वहां पे आप निकालते थे, याद होगा आपको, मॉड ऑफ R इक्वल टू 11th क्लास में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर 2 वेक्टर होते थे हमारे पास a और b का, और प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा लेते थे आप, याद होगा अच्छे से आपको। बहुत सारा फार्मूला क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया भी होगा आपने 11th क्लास में, 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा कितना है, तो थीटा जो है आपका 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपके पास कितना रह गया, तो
तो एक वेक्टर ए का स्क्वायर रह गया और दूसरा वेक्टर बी का स्क्वायर रह गया। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और E2 है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे यहाँ पे, उसको देखना है आपको। तो चलिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का पार्ट है सिर्फ, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। E इक्वल टू आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ E, दिस वन इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर। अब देखो E1 जो है आपके पास क्या क्या है वो देख लो आप। तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ताकि हमें E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू क्लियर दिखे। ये रहा, E1 की वैल्यू है आपके पास 2kp cos थीटा बाय r क्यूब, तो 2kp cos थीटा अपॉन में r क्यूब, ये हो गया, प्लस इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, देन प्लस E2 का स्क्वायर जो कि आपके पास ये रहा kp साइन थीटा अपॉन में r क्यूब, और इसकी भी स्क्वायरिंग आपको करनी पड़ेगी, दिस वन स्क्वायरिंग ऑफ दिस वन, एंड देन अंडर रूट आप ले लो यहाँ पे अब, ठीक है। तो इसको सबको आप क्या करोगे, अंडर रूट में आपने ले लिया इस तरह से। कैलकुलेशन का पार्ट जहां तक है तो उसमें आपको क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो। तो k और p, ठीक है, k p और r क्यूब ये सब कॉमन मिलेगा आपको। आप रूट से, स्क्वायर रूट से इसको बाहर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ kp बाय r क्यूब, इसको मैं स्क्वायर रूट से बाहर कर रहा हूँ, और जो हमारे पास बच रहा है वो अंदर में रह रहा है आपके पास। देखो यहाँ पे 2p cos थीटा, 2p cos थीटा की स्क्वायरिंग होगी तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इस तरफ तो सिर्फ साइन है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आपके पास अभी रेस्ट रह रहा है। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा टर्म मैं कॉस में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं साइन को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ मैं। तो E इक्वल टू आपके पास आ जाएगा kp बाय r क्यूब एंड अंडर रूट 4 स्क्वायर कॉस, इसको तो मैं रख ही रहा हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं जैसे मैं बता दूं यहाँ पे, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ साइन की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। यस। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये तो माइनस cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा। तो अब आपके पास बच जाना है यहाँ पे, देखो नीचे ही लिखता हूं मैं, दिस वन E इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब, और इस जगह पे ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस 1 अपॉन में अब कुछ नहीं रहेगा, बस इतना सही रह गया, और तो कुछ इसमें बचेगा नहीं। तो देख लीजिए एक बार पूरा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिर्फ बहुत बार बुक में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मैंने बताया भी था दोनों सेम होता है। तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, डायग्राम में देखना पड़ेगा आपको। डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ से देखो। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, मान लो कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा, कॉस के साथ यहाँ पे एंगल ये बना रहा है अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल के साथ मैं यहाँ पे काम करेंगे हम लोग, और वहां पे बता देते हैं कि क्या करना होगा। तो देखिए सीधा आप निकालो tan अल्फा, कभी भी स्लोप या डायरेक्शन की बात होती है तो हम लोग
tan अल्फा की बात करते हैं, क्योंकि बेस वहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का मामला होता है, तो इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, एम के, मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो वहाँ पे पता लग जाएगा, अपॉन पी के। और एम के की जो डायरेक्शन है वो E2 को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, और पी के जो है वो E1 को बता रहा है। तो पी के को आप E1 लिखोगे यहाँ पे, देखो अपॉन में E1, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे, आप देखो दोनों एम के अपॉन पी के क्या डायरेक्शन में है, क्या देख लेते हैं, डायग्राम देखने से ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो यहाँ से है, एक तो दोनों चीज है यहाँ पे, ये एक देखो पी के इस तरफ पी के है, और दूसरी तरफ जो है ये वाला पी एल की डायरेक्शन में है, जो E2 को बता रहा है। तो पी एल की डायरेक्शन में है यहाँ पे, जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा है एम के, तो एक पॉइंट मुझे वहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैंने वहाँ पे लिखा है तो मैं पॉइंट वहाँ पे कंसीडर कर देना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एम। अब देखो आप, क्योंकि एम के कहने का मतलब ये इस तरफ आ रहा है, ये एम के बता रहा है, और ये पी के बता रहा है, ठीक है। एम के इस तरफ और दूसरा नीचे की तरफ मैं देख लेता हूँ, पी के, एम के ये है, पी के ये है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसलिए दोनों को यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर लिया गया। अब नीचे देख सकते हो आप, अब क्लियर है या नहीं वो देख के बता दो। देखो एम के और अपॉन पी के, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक E2 का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का बता रहा है। क्लियर है? यस सर। तो अब आप यहाँ पे E2 की जो वैल्यू है जो आपने निकाली है ना, E2 की वैल्यू कितनी होती है, P साइन थीटा, देख लो मैं लिख रहा हूँ P साइन थीटा, ठीक है। और KP E2 की जो वैल्यू टोटल आप देखना चाहो तो E2 और E1 की वैल्यू यहाँ पे आपने लिखा है, ये देखो ये E1 है और ये E2 है, ठीक है ना। तो आप E1 और E2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे जैसा आपने लिखा है वो उस हिसाब से आप लिख लो। देखो प्रॉपर वैल्यू दिखा रहा हूँ, E1 की 2kp cos थीटा बाय आर क्यू और kp sin थीटा बाय आर क्यू। तो उसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, E2 की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू जो आपकी आई है उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। E2 इज P sin थीटा, kp sin थीटा लिख देता हूँ, kp sin थीटा अपॉन में आर क्यू, और अपॉन में E1 की जो वैल्यू है 2kp cos थीटा अपॉन में आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ इवन के और के भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा रह रहा है आपके पास वो बच रहा है 1/2, ये 2 यहाँ पे बच रहा है, ऊपर में 1 है, तो ये के पी है, पी और पी भी कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, तो हाफ tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब tan थीटा बच रहा है आपके पास, है ना। अब बात करते हैं स्पेशल केस की, जैसा मैंने बताया कि स्पेशल केस में हमें क्या देखना है, तो स्पेशल केस की बात करते हैं। आइए, स्पेशल केस से आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो कंडीशन आपने लिया था वो आपको कितना फेवर कर रहा है। तो स्पेशल केस में सबसे पहला आप ले लो नंबर 1 में कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, व्हेन पॉइंट P lies on the थीटा जो आपके लिए होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और ऐसे केस में कॉस थीटा तब आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 की मिलेगी। और जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था आपने, वो निकाला था आपने के पी और अपॉन आर क्यू और साथ में अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने 0 डिग्री ले लिया प्लस 1 कर दिया, तो cos 0 जो होता है वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 + 1 मतलब 4, और अंडर रूट से जब ये बाहर आएगा तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2kp
बाय आर क्यू, जो कि एक्सियल पोजीशन को बतलाता है। 2kp बाय आर क्यू किसको बतला रहा है? एक्सियल पोजीशन को। डायरेक्ट कि पॉइंट पी जब आप एक्सियल लाइन में लेने की कोशिश करोगे तो ये देखो, ये जो लाइन था अभी जो थीटा बन रहा था, ये जब एक्सियल लाइन में आएगा तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा। तो अभी एक्सियल लाइन में था तो थीटा यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इसलिए थीटा को 0 हमने डायग्राम में यहाँ पे थीटा को 0 दिखाया, एक्सियल लाइन में लाके दिखाया है। इस केस में जो रिजल्टेंट एंगल बनेगी ना, वो जो हमारे पास वैल्यू आई थी tan अल्फा की, तो tan अल्फा की जो रिजल्टेंट एंगल होगी वो कितनी होगी? हाफ इंटू tan 0 डिग्री, क्योंकि वहां पे हमने tan थीटा लिया था और tan थीटा यहाँ पे थीटा हमने tan थीटा अगर आप 0 डिग्री ले रहे हो तो आप समझ लो कि अल्फा इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है? अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक्सियल के केस में अल्फा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगी रिजल्टेंट की, वो भी 0 मिलेगी आपको। व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे थीटा आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री मिलेगा तो कॉस थीटा आपने जैसे बताया था प्रीवियस केस में, कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 0 की हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या मिलना है इस केस में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी फार्मूले पे, मतलब के पी जो एक्सियल का इक्वेटोरियल का था ना, के पी और अपॉन आर क्यू और अंडर रूट में आप 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, तो ये आप ले सकते हो। तो यहाँ से देखो 90 डिग्री, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 और 1 तो सिर्फ 1 रह गया, मतलब kp बाय आर क्यू, जो कि आपके पास इक्वेटोरियल की वैल्यू को देता है। तो kp बाय आर क्यू ये इक्वेटोरियल। अब जैसे वहां पे इंक्लिनेशन लिया था, डायरेक्शन लिया था, तो यहाँ पे tan अल्फा की डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात कर लें तो 1/2 tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि ये इन्फिनिटी होती है, तो अल्फा जो है 90 डिग्री पे इन्फिनिटी की वैल्यू देता है, मतलब E इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन।